यस बेटा। ये थर्ड चैप्टर है हमारा, इमर्जिंग ट्रेंड्स। ठीक है। इमर्जिंग ट्रेंड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। कंप्यूटर हैव बीन अराउंड फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ। न्यू टेक्नोलॉजी एंड इनिशिएटिव्स इमर्ज विद ईच पासिंग डे। क्योंकि कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर को अभी क्या हुआ है, काफ़ी टाइम से कंप्यूटर हम, हाँ, मतलब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आई हुई है, लेकिन नई टेक्नोलॉजी और इनिशिएटिव भी क्या हो रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं डे बाई डे। In order to understand the existing technology and have a better view of development around us, we must keep an eye on emerging trends. हमें अपनी न्यू टेक्नोलॉजी को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए और जो टेक्नोलॉजी एग्जिस्टिंग है उसको बेटर रूप से समझने के लिए हमें अपनी आइज उसके ऊपर रखनी होगी, यानी हमारा पूरा फोकस उसके ऊपर होना चाहिए, इमर्जिंग ट्रेंड्स के ऊपर। मैनी न्यू टेक्नोलॉजीज आर इंट्रोड्यूस्ड ऑलमोस्ट एवरी डे। सम ऑफ दीज डू नॉट सक्सीड एंड फैड अवे फ्रॉम आवर टाइम। कुछ उसमें से सक्सेस नहीं होती तो वो टाइम के साथ में चली जाती हैं। सम ऑफ दीज न्यू टेक्नोलॉजी प्रॉस्पर एंड परसिस्ट ओवर टाइम, गेनिंग अटेंशन फ्रॉम यूजर्स। उनमें से कुछ जो होती हैं बेटा वो लंबे टाइम तक बनी रहती हैं या परसिस्ट हो जाती है, मतलब कि लंबे टाइम तक चलती हैं, और डे बाई डे वो क्या करती है, पॉपुलैरिटी गेट करती है यूजर से। इमर्जिंग ट्रेंड्स आर द स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी। इमर्जिंग ट्रेंड्स क्या है, स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी विच गेन्स पॉपुलैरिटी एंड सेट ए न्यू ट्रेंड्स अमंग यूजर्स। जो क्या करती है, पॉपुलैरिटी को गेन करती है और नया ट्रेंड यूजर्स के बीच में एग्जिस्ट कराती है। इन दिस चैप्टर वी विल learn about some emerging trends that will make a huge impact on digital economy। डिजिटल इकोनॉमी के ऊपर और डिजिटल जो सोसाइटी है उसके ऊपर जो हमारी ह्यूज इम्पैक्ट है वो हम पढ़ेंगे इसके अंदर। पहला बेटा एआई। एआई मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। ऐसी इंटेलिजेंसी जो आर्टिफिशियल रूप से फिट की गई है किसी भी मशीन के अंदर, वो होता है आपका एआई। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ मैप्स और इन योर स्मार्टफोन आर एबल टू गाइड यू टू टेक द फास्टेस्ट रूट टू योर डेस्टिनेशन by analyzing real-time data such as traffic congestions on uploading sorry। आपने कभी ध्यान दिया है कि स्मार्टफोन कैसे मतलब आपको गाइड करता है और सबसे फास्टेस्ट रूट प्रोवाइड करता है करंट डेटा को यूज करके कि उस पर क्या ट्रैफिक चल रहा है फिलहाल, ठीक है, क्या कंजेशन चल रहा है, क्या ट्रैफिक चल रहा है, वो सारा देख करके बताता है बेस्ट रूट आपको। ऑन अपलोडिंग ए फोटो ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट्स। जब आप सोशल नेटवर्किंग साइट के ऊपर क्या करते हो, फोटो अपलोड कर देते हो। हैज इट एवर हैपेंड दैट योर फ्रेंड इन द फोटोग्राफ वर रिकॉग्नाइज्ड एंड टैग्ड ऑटोमेटिकली। उसमें से आपके फ्रेंड को रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है और उसको फोटो को ऑटोमेटिकली टैग कर दिया जाता है। दीज आर सम ऑफ एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का ही क्या है, रूप है। द इंटेलिजेंसी डिजिटल पर्सनल असिस्टेंट। जो इंटेलिजेंट डिजिटल पर्सनल असिस्टेंट है जैसे गूगल, सीरी, नाउ गूगल नाउ, कोर्टाना, अलेक्सा, आर पावर्ड बाय एआई। इस सभी को क्या दिया गया है, एआई की पावर दी गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एंडेवर टू सिमुलेट द नेचुरल इंटेलिजेंसी ऑफ ह्यूमन बीइंग इनटू मशीन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या करती है, जो ह्यूमन बीइंग की जो इंटेलिजेंसी है ये उसको सिमुलेट कर देती है मशीन के अंदर। ठीक है। इसके अंदर एल्गोरिथम यूज होते हैं जैसे कि डेटा को कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे उसने टैग करना है या कैसे उसको प्रोसेस करना है, वो सारी चीजें उसके अंदर होती है बेटा। दस मेकिंग देम बिहेव इंटेलिजेंटली। उसकी वजह से वो क्या करता है, इंटेलिजेंटली बिहेव करने लग जाता है। इंटेलिजेंट मशीन इज सपोज टू इमिटेट सम ऑफ द cognitive functions of human being like learning, decision making and problem solving। इंटेलिजेंट मशीन हम उसे मानते हैं जो ह्यूमन बीइंग की तरह ही
लर्न कर सकती है, डिसीजन कर सकती है, कॉग्निटिव फंक्शन प्रोवाइड करती है। कॉग्निटिव का मतलब होता है जो वो संज्ञानात्मक रूप से करता है अपनी नॉलेज के आधार पे। इन ऑर्डर टू मेक अ मशीन परफॉर्म टास्क विद ह्यूमन इंटरवेंशन, या फिर ऐसी मशीन बनाना जिसमें ह्यूमन की इंटरवेंशन की बहुत ही कम जरूरत होती है। एक बार हमने ऑटोमेटिक काम दे दिया तो ऑटोमेटिक करती रहेगी उसको, और ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत पड़ेगी तो थोड़ी बहुत। दे आर प्रोग्राम टू क्रिएट नॉलेज बेस्ड एंड मेक डिसीजन बेस्ड ऑन इट। उनको प्रोग्राम किया जाता है बेटा, प्रोग्राम लिखा जाता है उसका लैंग्वेज के अंदर, उसकी नॉलेज के अंदर डाल दिया जाता है फिर, और वो उसके आधार पे क्या करती है, डिसीजन बनाती है। एआई सिस्टम कैन आल्सो लर्न फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस। अब वो टाइम चला गया जब हम उसके अंदर इंस्ट्रक्शन लिख करके देते थे, उसके आधार पे ही काम करता था। अब क्या आ गया टाइम, अब वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस से भी कुछ सीख सकती है, या करंट एक्सपीरियंस से भी कुछ सीख सकती है। ठीक है, एआई सिस्टम कैन आल्सो लर्न फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस और आउटकम टू मेक न्यू डिसीजन। नए डिसीजन लेने के लिए वो जो पुराने एक्सपीरियंस के आउटकम है उसको भी वो यूज कर सकती है। दैट इज कॉल्ड एज एआई। इसी को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कहते हैं बेटा। ये देखो इसके अंदर जैसे है, अ नॉलेज बेस इज अ स्टोर ऑफ इंफॉर्मेशन। नॉलेज बेस क्या है, एक स्टोर ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसमें फैक्ट, एज्यूम्शंस और रूल्स डाल दिए जाते हैं, विच एन एआई सिस्टम कैन यूज फॉर डिसीजन मेकिंग। जिसको एआई सिस्टम क्या करता है, डिसीजन मेकिंग करने के लिए यूज करता है बेटा। इज देयर एनी डाउट इन दिस? सर। ये देखो, मशीन लर्निंग इज ए सब सिस्टम ऑफ एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी वेयर इन कंप्यूटर हैव द एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम डेटा यूजिंग स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की एक उप प्रणाली है जिसमें कंप्यूटर में सांख्यिकी तकनीकी का उपयोग करके डेटा से सीखने की क्षमता होती है। ठीक है, वेयर इन कंप्यूटर हैव द एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम डेटा यूजिंग स्टैटिस्टिकल स्टैटिस्टिकल टेक्निक। ठीक है, सांख्यिकी तकनीकी को यूज करके कुछ सीखने की क्षमता होती है उसके अंदर, डेटा से ही सीखती है वो, विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड बाय ह्यूमन बीइंग। मतलब कि विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिट प्रोग्राम्ड, मतलब ये कि उसको प्रोग्राम्ड करने की जरूरत नहीं है ह्यूमन बीइंग के द्वारा अलग से। इट कंप्राइजेज एल्गोरिथम, इसके अंदर कुछ एल्गोरिथम होते हैं दैट यूज डाटा, जो डेटा को यूज करते हैं टू लर्न ऑन देयर ओन एंड मेक प्रेडिक्शंस, और वो खुद के प्रेडिक्शन बनाती है। इसमें एक एल्गोरिदम शामिल है जो अपने दम पर सीखने और भविष्यवाणी करने के लिए डेटा का उपयोग करते हैं। मॉडल नाम इन एल्गोरिथम को पहले प्रशिक्षण डेटा और प्रशिक्षण डेटा का उपयोग करके प्रशिक्षित और परीक्षण किया जाता है। अब तुम्हें समझ में नहीं आएगा इतना हिंदी, देखो क्या कहते हैं। It comprises algorithm that use data to learn on their own and make predictions। और वो खुद अपनी मतलब कि क्या कर सकता है, प्रेडिक्शंस कर सकता है उस डेटा के अकॉर्डिंग, एल्गोरिथम के आधार पे। एल्गोरिथम एक्चुअली में मैंने आपको बताया था क्या होता है, इट इज अ स्टेप बाय स्टेप नोटेशन टू सॉल्व ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम। दीज एल्गोरिथम कॉल्ड मॉडल्स। इन एल्गोरिथम बेटा हम इन एल्गोरिथम को मॉडल बोलते हैं। और फर्स्ट ट्रेंड, उनको ट्रेंड किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। ट्रेनिंग डेटा एंड टेस्टिंग डेटा, यानी कि ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा के ऊपर उसको पहले क्या कर जाता है, यूज करके देखा जाता है। आफ्टर सक्सेसिव ट्रेनिंग, जब उनकी ट्रेनिंग हो जाती है कंप्लीट, वंस दिस मॉडल आर एबल टू गिव रिजल्ट टू एन एडेप्टेबल लेवल ऑफ एक्यूरेसी, यानी कि उसके बाद वो क्या हो जाता है, आपको आउटपुट देने के लिए तैयार हो जाता है एक एडेप्टेबल लेवल ऑफ एक्यूरेसी, यानी कि ज़्यादातर उसके अंदर एक्यूरेसी होती है। दे आर यूज टू मेक प्रेडिक्शंस अबाउट न्यू एंड अननोन डेटा। वो क्या कर सकते हैं, वो प्रेडिक्शंस बना सकते हैं, यानी कि भविष्यवाणी कर सकते हैं अबाउट नया या फिर अननोन डेटा के बारे में, जो उसको जानता ही नहीं है उसके बारे में भी कर सकता है।
देखो जैसे इसने दिया है, जब एक बार ये मॉडल सटीकता के स्वीकार्य स्तर पर परिणाम देने में सक्षम होते हैं, यानी कि सटीक रूप से बिल्कुल कार्यरत हो जाते हैं ना जब ये परिणाम देने के लिए, तो उनका उपयोग हम नए और अज्ञात डेटा के बारे में भविष्यवाणी करने के लिए कर सकते हैं। ये चीज समझ में आई आपको? Yes, sir. चलो, अभी एक छोटा सा और है इसमें, मेरे को वो थोड़ा सा देख करके कहा है। ये तो इजी सा ही है, इसमें कोई खास देखो। आ गया था बेटा एनएलपी। इट इज अ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज जो हम बोलते हैं उसको प्रोसेस करना है बस। Predictive typing feature of search engine that help us by suggesting the next word in the sentence. While typing keyword and spell checking feature are example of natural language processing. यानी कि जब हम टाइप करते हैं बेटा, तो सर्च इंजन में जब हम टाइप करते हैं तो उससे अगला लेटर वो खुद ही सजेस्ट कर देता है। अगर वो सही होता है तो हम उसको यूज कर लेते हैं, नहीं होता तो छोड़ देते हैं। उसके बाद स्पेलिंग, अब जैसे मान लो हमने कोई स्पेलिंग गलत लिख दी तो वो उसको बताता है ना कि ये स्पेलिंग गलत है, तो वो भी ठीक कर देता है। तो ये एनएलपी का ही एग्जाम्पल है। It deals with interaction between human and computers using human spoken language. ये डील करता है किससे? ह्यूमन इंटरेक्शन से और कंप्यूटर के बीच में बोल करके करता है ये, जैसे कि हिंदी और इंग्लिश। इन फैक्ट इट इज पॉसिबल टू सर्च द वेब और ऑपरेट और कंट्रोल आवर डिवाइस यूजिंग द वॉइस। अब इसी की वजह से ये क्या है, पॉसिबल है कि हम अपनी आवाज से किसी भी डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं। ऑल दीज हैव बीन पॉसिबल बाय एनएलपी। ये एनएलपी की वजह से ही पॉसिबल हुआ है भाई। एन एनएलपी सिस्टम कैन बी परफॉर्म टेक्स्ट टू स्पीच। एनएलपी सिस्टम क्या करता है? टेक्स्ट को स्पीच में बदल सकता है और स्पीच को टेक्स्ट में भी बदल सकता है। जैसे देखो, मान लो मैं आपको दिखाता हूँ भी। ये देखो, जैसे अभी ये आपको बोल के भी दिखा सकता है। यहाँ पे कहाँ गया इसका स्पीकर भी होगा। हाँ, इसमें स्पीकर नहीं आया, हाँ ये रहा। Credit, credit, credit. Shri, Shri, Shri. तो देखा आपने कैसे ये आपको बोल के दिखा रहा है? इसी की वजह से बोल रहा है बेटा ये। इंट्रैक्शन। Interaction. ये देखो, जैसे मैंने इसको किया बोल करके, तो इसने इंट्रैक्शन के बारे में बता दिया मुझे। ठीक है। ये बेटा एनएलपी का एग्जांपल है जो मैंने अभी आपको दिखाया है। मशीन ट्रांसलेटर इज रैपिडली इमर्जिंग फील्ड। एक मशीन जो ट्रांसलेशन है वो रैपिडली इमर्ज हो रहा है आजकल बहुत तेजी से। वेयर मशीन आर ऑलरेडी एबल टू ट्रांसलेट टेक्स्ट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट कर देता है करेक्टनेस के साथ में। अब अनदर इमर्जिंग एप्लीकेशन एरिया इज ऑटोमेटेड कंज्यूमर सर्विस, वेयर ए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंटरेक्ट विद द कस्टमर टू सर्व देयर क्वेरीज और कंप्लेंट्स। ठीक है, जहाँ पे कंप्यूटर में वो सारी फिक्स एरर जो होते हैं वो सारे फिक्स करके डाल दिए जाते हैं, और फिर वो ह्यूमन से इंटरेक्ट करता है, सारे बताता है। जैसे आप उस पर कस्टमर केयर पे कॉल करते हो ना फोन के, वो बोलता है कि एक दबाएं हिंदी के लिए, एक दबाएं इंग्लिश के लिए, दो दबाएं कंज्यूमर सर्विस के लिए, कस्टमर केयर से बात करने के लिए ये नंबर दबाएं। वो सारा क्या है बेटा? वो सारा मशीन ट्रांसलेशन वाला ही सिस्टम है इसमें, न एनएलपी के द्वारा ही पॉसिबल है ये। अब आता है इमर्सिव एक्सपीरियंस विद द थ्री डायमेंशनल वीडियोग्राफी। द जॉय ऑफ वॉचिंग मूवी इन थिएटर हैज रीच्ड अ न्यू लेवल। अब 3D टेक्नोलॉजी की वजह से क्या है, हमारा जो वीडियोग्राफी का जो तरीका है वो काफ़ी चेंज हो गया है, जिसकी वजह से जब हम थिएटर में मूवी देखते हैं
तो ऐसा लगता है कि जैसे उस मूवी के अंदर हम खुद ही चले गए हैं। ठीक है, इस तरीके का इमेज क्रिएट कर देता है वो। वीडियो गेम आर आल्सो बीइंग डेवलप्ड टू प्रोवाइड इमर्सिव एक्सपीरियंस टू द प्लेयर। अब इमर्सिव एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहे हैं। इमर्सिव का मतलब क्या होता है वीडियो गेम में, यानी कि बंदा उसमें डूब जाता है, उसको लगता है कि मैं खुद ही इसके अंदर काम कर रहा हूँ। ठीक है, immersive experience allows us to visualize, feel and react by stimulating our senses। ये विजुलाइज, फीलिंग और रिएक्ट ऐसे करता है जैसे कि मतलब कि ये विजुलाइज करता है, फील करता है और रिएक्ट करता है, हमारी सेंसेस को स्टिमुलेट करता है। मतलब जिन सेंसेस से हम किसी चीज को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपना रिएक्शन दे सकते हैं, तो उसके ऊपर ये स्टिमुलेट कर देता है। ये कहता है कि भाई तू खुद ही इसके अंदर है और तू खुद ही काम कर रहा है सारा। ठीक है, जैसे मान लो गाड़ी सीखनी है किसी ने, अब गाड़ी में रियल में तो नहीं बिठा सकते कई बार, तो उसके जैसा सिमुलेटर बना दिया जाता है। आपको ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर घुमाते हो स्टेयरिंग, तो खुद को लगेगा कि आप खुद ही उसके अंदर ड्राइव कर रहे हो। पायलट की ट्रेनिंग ज्यादातर इसी सिमुलेटर के ऊपर होती है बेटा। Immersive experience have been used in the field of training, such as driving simulators, flight simulators, and so on. Immersive experience can be achieved using virtual reality। वर्चुअल रियलिटी से हम इसको क्या कर सकते हैं बेटा, अचीव कर सकते हैं। ठीक है, काल्पनिक सत्य जो होता है, जो है लेकिन दिखाई, हमें दिखाई तो दे रहा है लेकिन वो वाकई में है ही नहीं। अंडरस्टूड। अब आपको गाड़ी में बिठा दिया लेकिन गाड़ी तो आपके पास है ही नहीं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि आप गाड़ी चला रहे हैं। दैट इज कॉल्ड द वर्चुअल रियलिटी। ठीक है, और ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी में और ऑगमेंटेड रियलिटी के रूप में इसको बोला जाता है। एक मिनट इसकी हिंदी देख लेता हूँ क्या बोलते हैं इसको। आगे देखो, वर्चुअल रियलिटी क्या होती है, काल्पनिक सत्य जिसको बोलते हैं। एवरीथिंग दैट वी एक्सपीरियंस इन आवर रियलिटी इज परसीव्ड थ्रू आवर सेंसेस। कहता है कि जो भी चीज हम एक्सपीरियंस करते हैं हमारी रियलिटी के ऊपर, वो किससे परसीव्ड करता है, एक सेंस के द्वारा होता है। फ्रॉम दिस केम द आइडिया दैट वी कैन प्रेजेंट अवर सेंस विद द मेड अप और नॉन रियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी, वी कैन प्रेजेंट अवर सेंसेस, हम अपने सेंसेस को प्रेजेंट कर सकते हैं विद मेड अप, बनी बनाई या नॉन रियल इंफॉर्मेशन के साथ में उसको क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। आवर परसेप्शन ऑफ रियलिटी वुड आल्सो ऑल्टर इन रिस्पॉन्स टू दैट। और हमारी जो परसेप्शन है रियलिटी के लिए, वो क्या हो जाती है, ऑल्टर कर जाती है उसको रिस्पॉन्स करने के लिए। ऑल्टर का मतलब कुछ पार्ट को चेंज करना होता है। ठीक है, वर्चुअल रियलिटी इज द थ्री डायमेंशनल कंप्यूटर जनरेटेड सिचुएशंस। थ्री डायमेंशनल कंप्यूटर द्वारा जनरेट की गई सिचुएशंस है दैट स्टिमुलेट, जो सिमुलेट करती है रियल वर्ल्ड को बेटा। द यूजर कैन इंटरेक्ट विद एंड एक्सप्लोर दैट एनवायरमेंट बाय गेटिंग इमर्स्ड इन इट व्हाइल इंटरेक्टिंग विद द ऑब्जेक्ट एंड अदर एक्शंस ऑफ द यूजर्स। जो यूजर होता है बेटा, वो उसके अंदर खो जाता है, वो उसको एक्सप्लोर करने के लिए खो जाता है। जैसे गेम खेलता है, कोई गेम खेलेगा तो गेम खेलते खेलते उसको कंप्यूटर ऐसे जनरेट करके दे देगा वर्चुअल रियलिटी की, उसको लगेगा कि मैं खुद ही गोली चला रहा हूँ पबजी के अंदर, उसे लगेगा कि मैं खुद ही आसमान में उड़ रहा हूँ, मैं खुद ही हेलीकॉप्टर के अंदर बैठा हूँ और चला रहा हूँ। तो ये वर्चुअल रियलिटी की वजह से ही है, वो उसके अंदर डूब जाता है, खो जाता है उसके अंदर। इस तरीके से बनाई जाती है ये। It is achieved with the help of VR headset। वर्चुअल रियलिटी हेडसेट आता है बेटा एक, इन ऑर्डर टू मेक अवर एक्सपीरियंस ऑफ VR मोर रियलिस्टिक। इसकी वजह से हमारा वर्चुअल रियलिटी का जो एक्सपीरियंस है वो और ज्यादा रियलिस्टिक हो जाता है। जैसे कि देखो, इस बंदे ने क्या कर रखा है, चश्मा पहन रखा है, ये VR होता है, इसको VR बोलते हैं। अगर इसमें आप अपना मोबाइल रख करके भी देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि मोबाइल के अंदर आप खुद ही काम कर रहे हो। अंडरस्टूड। अगर आप मोबाइल में गेम खेल रहे हो और इसको लगा दिया आपने, तो आपको लगेगा कि आप खुद ही जो है गेम के अंदर सारे रोल प्ले कर रहे हो। इट प्रमोट्स आवर सेंसरी इंफॉर्मेशन। ये हमारी सेंसरी इंफॉर्मेशन को प्रमोट करता है, जैसे कि साउंड, स्मेल, मोशन, टेम्परेचर, इनको ये सेंस करता है। इट इज
कंपैरेटिवली न्यू फील्ड एंड हैज फाउंड इट्स एप्लीकेशन इन गेमिंग। एक नया फील्ड है कंपैरेटिवली, लेकिन इसने अपनी ज़्यादातर एप्लीकेशन किस में मिली है? ये गेमिंग के अंदर ज़्यादा यूज हुआ बेटा ये। मिलिट्री ट्रेनिंग में, मेडिकल प्रोसीजर्स, एंटरटेनमेंट, सोशल साइंस एंड साइकोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड अदर एरियाज, ये वो एरियाज है जहाँ पे ये यूज हो रहा है बेटा। सिमुलेशंस इज नीडेड फॉर अ बेटर अंडरस्टैंड एंड लर्निंग, ये वो एरिया है जहाँ पे सिमुलेशंस का यूज किया जाता है, बहुत ज़्यादा जरूरत है उसकी, ताकि हम अंडरस्टैंडिंग कर सकें और समझ सकें किसी चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से। ये देखो, जैसे द supreme position of computer generated perceptual information over the existing physical surrounding is called as augmented reality। कहता है कि मौजूदा भौतिक परिवेश पर कंप्यूटर द्वारा जो जनरेट किया गया अवधारणात्मक जानकारी है, उसका अधिरोपण को सर्वाधिक वास्तविकता कहा जाता है। अच्छा, अब ये कहता है कि ऑगमेंटेड रियलिटी किसको कहा जाता है, ये बात आ गई अब यहाँ पे। मतलब ऑगमेंटेड का मतलब बेटा जिसके ऊपर रिसर्च करके कोई चीज बनाई गई है। जैसे सुप्रीम पोजीशन ऑफ कंप्यूटर जनरेटेड परसेप्चुअल इंफॉर्मेशन, जो परसेप्चुअल इंफॉर्मेशन का यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर ने यूज किया है और उसी से उसने कुछ जनरेट किया है, ठीक है। एग्जिस्टिंग फिजिकल सराउंडिंग, जो उसके चारों तरफ जो एग्जिस्टिंग फिजिकल सराउंडिंग है उसके अंदर, तो वो क्या कहलाता है? हमारा ऑगमेंटेड रियलिटी कहलाता है, यानी कि समर्थित वास्तविकता कहलाती है। अब ये कहता है आगे देखो, इट एड्स कंपोनेंट्स, ये कंपोनेंट को ऐड करता है डिजिटल वर्ड टू द फिजिकल वर्ड, डिजिटल वर्ड के साथ में। यस बेटा, देखो यहाँ पे अब it adds the components of digital world to physical world along with the associated tactile and other sensory requirement। कहता है कि ये क्या ऐड करता है? कंपोनेंट्स को ऐड करता है डिजिटल वर्ड के फिजिकल वर्ड के साथ में। इसके साथ साथ एसोसिएटेड कुछ इसके साथ जो जुड़ी हुई टेक्टाइल्स हैं, ठीक है। टेक्टाइल्स क्या होती हैं? मतलब ये भी एक प्रकार का डेटा ही होता है, टेक्टाइल्स में इंफॉर्मेशन कह लो, और दूसरे सेंसरी रिक्वायरमेंट्स, देयर बाय मेकिंग द एनवायरमेंट इंटरेक्टिव, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? इंटरेक्टिव एनवायरमेंट हो जाएगा, एंड डिजिटल मैनिपुलेबल, और जिसको डिजिटली मैनिपुलेबल भी किया जा सकता है। यूजर कैन एक्सेस इंफॉर्मेशन अबाउट द नियरेस्ट प्लेस, जैसे मान लो, जैसे यहाँ देखेंगे अभी हम, यूजर कैन एक्सेस द इंफॉर्मेशन अबाउट द नियरेस्ट प्लेस विद रेफरेंस टू देयर करंट लोकेशंस। मतलब वो जिस लोकेशन पे है उसी लोकेशन के रेफरेंस में वो क्या देख पाएगा? उसके नियर बाय जो लोकेशंस है उसकी इंफॉर्मेशन ले पाएगा। दे कैन गेट इंफॉर्मेशन अबाउट प्लेस, जगह की, उस जगह की इंफॉर्मेशन ले सकता है, एंड चूज ऑन द बेसिस ऑफ यूजर रिव्यू, और यूजर के रिव्यू पे उसको चूज भी कर सकता है। विद द हेल्प ऑफ लोकेशन बेस्ड एआर ऐप, ट्रेवलर्स कैन एक्सेस रियल टाइम इंफॉर्मेशन of historical place just by positioning their camera viewfinder to subject as depicted in figure 3.4। देखो, जैसे मान लो जो ट्रेवलर्स होते हैं बेटा, वो क्या करते हैं? उस रियल टाइम डेटा को यूज कर सकते हैं इंफॉर्मेशन लेने के लिए, जो भी हिस्ट्रिकल प्लेस वो विजिट करना चाहते हैं। कैसे? मान लो जैसे हिस्ट्रिकल प्लेस के अंदर गया कोई, अब उनको पता नहीं है क्या चीज़ है, तो जैसे देखो ये व्यू फाइंडर एक मोबाइल ऐप में जैसे यूज़ कर रहा है, जैसे जैसे वो दिखा जा रहा है उसको, उसके ऊपर उसका नाम आता जाएगा। ये वही चीज़ है बेटा, ये उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है। जैसे मान लो इसका ऑगमेंटेड रियलिटी का जो सबसे बढ़िया एग्जांपल बताऊं मैं आपको, जैसे आपने कोई चीज़ सर्च करते हो ब्राउजर के अंदर, एक तो आप टाइप करके करते हो, दूसरा आप क्या करते हो?
मोबाइल से कैमरा ऑन करते हो और उसको दिखाते हो कि ये क्या चीज़ है, मतलब इसके अकॉर्डिंग जो भी चीज़ है वो सारी निकाल करके ले आता है, वही चीज़ होती है ये। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लोकेशन बेस्ड एआर ऐप आर मेजर फॉर्म्स ऑफ एआर एप्स। लोकेशन बेस्ड जो एआर एप्स होती है बेटा, वो ज़्यादातर इसी ऐप से काम किया जाता है। रोबोटिक्स क्या होती है? रोबोटिक्स तो आई थिंक सभी को पता ही है बेटा, रोबोटिक्स क्या होती है, फिर भी हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। रोबोट्स इज बेसिकली अ मशीन कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट वन और मोर टास्क ऑटोमेटिकली विद एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन अनलाइक अदर मशीन। कहता है रोबोट एक ऐसी बेसिकली एक ऐसी मशीन होती है जो किसी भी काम को ऑटोमेटिक कर सकती है, मल्टीपल काम को एक साथ कर सकती है, और वो भी एक्यूरेसी और प्रिसीजन के साथ में, बिल्कुल प्रिसाइज तरीके से। रोबोट इज ए प्रोग्रामेबल बाय कंप्यूटर। रोबोट को कंप्यूटर द्वारा प्रोग्राम किया जाता है, विच मीन्स इट कैन फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन थ्रू कंप्यूटर प्रोग्राम। ये क्या करता है? ये उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है जो उसको कंप्यूटर द्वारा उसमें राइट की जाती है। रोबोट्स आर इनिशियली कंसेप्चुलाइज फॉर डूइंग रिपीटेटिव इंडस्ट्रियल टास्क। रोबोट्स ज़्यादातर आरंभ में, शुरुआत में जो रोबोट्स बनाए गए थे वो ऐसे काम के लिए बनाए गए थे जिसको बार बार रिपीट करने की जरूरत थी इंडस्ट्रीज के अंदर, ठीक है, उस काम के लिए बनाया गया था जैसे। लेकिन क्या आता है, ह्यूमन क्या करता है, उसमें बोर हो जाता है एक जैसा काम करके, लेकिन ये मशीन कभी बोर नहीं होती, इस काम के लिए बनाया गया था। दैट आर बोरिंग फॉर स्ट्रेसफुल फॉर ह्यूमन, वही बता रहा है, ह्यूमन के लिए स्ट्रेसफुल था, बोरिंग था ये काम, और इसमें लेबर चाहिए थी। सेंसर्स आर सम ऑफ द प्राइम कंप्यूटर कंपोनेंट्स ऑफ रोबोट। सेंसर्स क्या है? वो प्राइम कंपोनेंट है इसका, रोबोट्स का, क्योंकि वो सेंस ही तो करेंगे सभी चीजों को। रोबोट्स कैन बी मेड मेनी टाइप्स सच एज व्हील्ड रोबोट, यानी पहिए वाले रोबोट, लेग्ड रोबोट जिसमें सिर्फ लेग ही होती है, मैनिपुलेटर्स होते हैं, ह्यूमनॉइड्स होते हैं, ह्यूमनॉइड का मतलब आदमी की तरह जो दिखाई देते हैं। Robots are that resemble humans are known as humanoid. Robots are being used in industries, medical science, bionics, scientific research, military, and some examples are NASA. NASA में देखो मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर था, MER, ये जो दिखा रखा है इसमें, ये भी एक प्रकार का रोबोट ही था वहां पे, क्योंकि ह्यूमन को भेजना तो ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, इसलिए मशीन को भेजा गया। इज ए रोबोटिक स्पेस मिशन टू स्टडी अबाउट द प्लानेट मार्स, ठीक है। अब देखो जैसे ड्रोन है, सोफिया है, ये ह्यूमनॉइड है, ठीक है, ये सारे क्या बेटा रोबोट्स ही एक प्रकार के ये। सोफिया इज ए ह्यूमनॉइड दैट यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, विजुअल डेटा प्रोसेसिंग, फेशियल रिकॉग्निशन एंड ऑल्सो इमिटेट ह्यूमन गेस्चर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशन एज शोन इन द दिस, ठीक है, ह्यूमन की तरह ये गेस्चर कर सकती है, देखो जैसे ये कर रही है यहाँ पे, ये सोफिया है इसका नाम। ड्रोन अननेम्ड एयरक्राफ्ट होता है ये, अनमेन्ड Sir, बोलते हैं। ड्रोन जो होता है बेटा अनमेन्ड एयरक्राफ्ट है, जिसमें कोई भी आदमी नहीं होता, एयरक्राफ्ट ऐसा एयरक्राफ्ट होता है ड्रोन, विच कैन बी रिमोटली कंट्रोल्ड और कैन फ्लाई autonomously through software control flight planes in their embedded system working in conjunction with board sensor, onboard sensors and GPS। जो उसके बोर्ड में सेंसर्स लगे होते हैं उसके जरिए भी काम कर सकता है ये, और या फिर उसमें जो जीपीएस लगा है उससे भी काम कर सकता है, ठीक है। दे आर बीइंग यूज्ड इन मैनी फील्ड सच एज जर्नलिज्म, फिल्मिंग एंड एरियल फोटोग्राफी, स्निपिंग, सॉरी शिपिंग और डिस्कवरी एट शॉर्ट डिस्टेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन चीज़ों के भी ये काम कर सकता है, क्योंकि ये हवा में उड़ के फोटो लेता है ना ये, इसलिए। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन भी कर सकता है, हेल्थ केयर, जोग्राफिकल मैपिंग एंड स्ट्रक्चरल सेफ्टी इंस्पेक्शंस, एग्रीकल्चर, वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग और पूचिंग, बिहाइंड लॉ एनफोर्समेंट एंड बॉर्डर पेट्रोलिंग, यानी बॉर्डर पेट्रोलिंग भी कर सकता है, जहाँ पे हमारे सैनिक जाते हैं मतलब कि पेट्रोलिंग करने के लिए, बार बार वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, वो यहीं बैठे बैठे अपनी जगह पे उसको ड्रोन को लगा देंगे और हर चीज़ को देख लेंगे यहीं पे बैठे बैठे, तो ये चीज़ें भी कर सकता है बेटा। एग्रीकल्चर में भी देख कर सकता है, एग्रीकल्चर में कैसे करेगा वो, ये देखेगा एग्रीकल्चर में कोई पशु वगैरह तो नहीं आ गया जो खराब कर रहा है चीज़ों को, या कोई बीमारी तो नहीं आ गई, उस चीज़ों को थोड़ा वो अच्छे से देख सकता है, ठीक है। कहीं ज़्यादा पानी भरा तो उसको पानी को निकलवाया जा सकता है बाद में,
और दूसरी बात, आजकल ये खाद भी गिरते हैं, फर्टिलाइजेशन का काम भी करते हैं ये। ठीक है, खेतों में फर्टिलाइजर को भी गिराते हैं। अलग अलग तरीके के होते हैं ड्रोन बेटा ये। अब तो ऐसे ड्रोन आ गए जो आदमी को भी उठा करके ले जाते हैं साथ में, बाइक की तरह।